Hello everyone, this is Ramishra, Standard 9th A. Today I am here to present a story by the image. So, first story is from first chapter of Hindi, क्षितिज। जानवरों में गधे को हम सबसे समझदार की श्रेणी देते हैं। अगर किसी को किसी दूसरे व्यक्ति को परले दर्जे का गधा कहना है तो वह उसे गधा कहता है। क्या गधा सचमुच में बेवकूफ़ होता है या फिर उसके सीधेपन, निरापद और सहिष्णुता के कारण उसे बेवकूफ़ की पदवी दी जाती है। गाय भी सींग मारती है। ब्याई हुई गाय सींगनी का रूप ले लेती है। और कुत्ता एक बेहद ही गरीब जानवर होता है। कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आता है, परंतु गधे के चेहरे पे आज तक क्रोध आते नहीं सुना। गधे को चाहे जितना मारो, चाहे जितना खराब से खराब घास डालो, पर उसके चेहरे पर असंतोष ना दिखाई देता है। हाँ, लेकिन बैसाख के मौसम में गधा एक दो कुलेले मार देता है, पर उसके चेहरे पर आज तक एक मुस्कान नहीं देखी। गधे के चेहरे पर विषाद ही छाया रहता है। चाहे दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, पर गधे के चेहरे के भाव आज तक बदलते नहीं देखे। ऋषि मुनियों के गुण गधे में पराकाष्ठ है, जिनका व्यक्ति आदर नहीं करते। सद्गुणों का आदर ना करना यह हमारी परंपरा सी बन गई है, और ऐसे अनादर हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किए। यह दिखाता है कि इस संसार में सीधेपन की कोई जगह नहीं है। आता है कि सीधेपन की संसार में कोई जगह नहीं है। आप ही देख लीजिए, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दशा हो रही है। वे बेचारे शराब नहीं पीते ताकि 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा सकें, और फिर भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी वह बदनाम है। ये सारे अफ्रीका के लोग इनके आदर्श नीचे कर रहे हैं, जिससे कि हमारे भारत के आदर्श भी नीचे हो रहे हैं। अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते तो वे भी सभ्य कहलाते। जापान की एक मिसाल हमारे सामने है। जापान ने एक विजय पाकर सभ्य जातियों में अपना नाम निश्चित कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, गधे का एक छोटा भाई भी है, जिसे हम बछिया के ताऊ भी कहते हैं। बैल को बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कभी कभी बैल मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखा है, और कई रीतियों में बैल के मुख पर असंतोष की छाया भी देखी है। बैल अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाव भी प्रकट करता है, जो कि हमें दिखाता है कि बैल गधे से नीचे का बेवकूफ़ है। झूरी काछी के 2 बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों पछाई जाति के बैल थे। वे दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे थे। वे दोनों बहुत समय से साथ थे। साथ रहते उन दोनों में भाईचारा हो गया था।
दोनों आसपास ही रहते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। तो दोनों साथ रहते रहते अपनी मन की बात भी करते थे और मूक भाषा में भी कहते थे। एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे, वह भी मूक भाषा में ही करते थे। मन की बात ऐसे कहते थे जैसे कि लगता था कि दोनों में कोई गुप्त शक्ति है जिससे कि श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य भी वंचित हैं। दोनों चाट चूट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे और कभी कभी तो अपने सींगों को लड़ाकर खेलते थे। विग्रह के भाव से नहीं, आत्मीयता के भाव से, विनोद के भाव से। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के साथ खेलकर फुलफुलाकर खेलता है, उसी प्रकार, न कि लड़ाई के भाव से। जब वे खेत पर जाते तो वे दोनों यही सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा बार मेरी ही ओर आए। दिन भर वे काम करते। संध्या काल जब वे अपने स्थान पर पहुंचते तो साथ उठते और चाट चूट कर एक दूसरे की थकान उठाते, साथ मुंह डालते, साथ खाते, साथ उठते, साथ सोते। संयोग की बात है, एक दिन झूरी ने उन दोनों गोइयों को अपनी ससुराल भेज दिया। झूरी के साले का नाम था गया उन दोनों बैलों को लेने आया। गया को दोनों बैलों को ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। अगर वह बैलों को पीछे से हाँकता तो वे दाएं बाएं भागते। अगर वह उन बैलों को आगे से खींचता तो वे पीछे बढ़ जाते। अगर वे बैलों को मारते तो बैल को गुस्सा आ जाता, जिसे देखकर गया डर जाता। अगर वे दोनों सोच रहे थे कि अगर भगवान ने उन्हें मुख दिया होता तो वे झूरी से पूछते कि क्या कमी रह गई थी हमारी सेवा सत्कार में। अगर इतने से काम ना चलता था तो थोड़ा और करवा लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। झूरी, तुमने इस हथजले के हाथ छोड़कर अच्छा नहीं किया। और संध्या काल तक वे दोनों अपने स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे जब अपने स्थान पर पहुंचे तो उन दोनों ने गुस्से क्रोध के मारे उन लोगों ने नाद की ओर देखा भी नहीं। बेचारे भूखे ही पड़े रहे। उन दोनों की सोचकर जान भारी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वे अपने घर से दूर जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन लोगों को नया घर, नया गांव, नए आदमी बेगाने से लग रहे थे। गांव में जब सोता पड़ गया तो दोनों ने मूक भाषा में एक दूसरे से बात की और दोनों ने अपने पगहे तोड़े। किसी को अनुमान न था कि ये पगहे तोड़ सकते हैं, पर तब उन दोनों के अंदर दुगनी शक्ति थी और वे दोनों पगहे तोड़कर अपने घर की ओर भाग निकले। जब झूरी सोकर उठा, उसने देखा कि दोनों बैल उसकी अपने स्थान पर खड़े हैं। उसने देखा कि बैलों के
घुटने तक कीचड़ भरा है। उसकी और उन बैलों की आंखों से विद्रोह झलक रहा था। उसने उन दोनों को गले लगाया और प्रेम व चुम्बन करने लगा। वह प्रेम व चुम्बन का दृश्य अनोखा और आनंदमय था। गांव के लड़के इकट्ठा हुए और तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निर्णय लिया कि बैलों को आमंत्रित पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई अपने घर से गेहूं लाया, कोई अपने घर से भूसा लाया, कोई अपने घर से गुड़ लाया, कोई अपने घर से चोकर लाया, कोई भूसा लाया। एक बालक बोला, ऐसे दो बैल किसी के पास भी नहीं है। ऐसे बैल इतनी दूर से अकेले चले आए बिना किसी डर के। ये दो बैल पिछले जन्म में बैल ना होकर आदमी होंगे। इतने में ही झूरी की स्त्री बाहर निकली और उसने उन दोनों बैलों को देखा। वैसे ही वह जल उठी। कैसे बैल हैं ये, एक भी दिन काम ना कर सके। नमक हराम। झूरी से यह सहा ना गया और वह बोला, उन लोगों ने चारा पानी ना दिया होगा इसीलिए भाग आए। बस तुम ही तो जानते हो खिलाना, और बाकी सब तो पानी ही पिलाना जानते हैं। तो चारा दिया होता तो ना भागते। वो लोग तुम्हारी तरह सहलाते नहीं हैं, अगर खिलाते हैं तो जी भर के काम भी करवाते हैं। इतने में ही झूरी की स्त्री चिढ़ गई और कहा कि अब मैं इन्हें सूखे भूसे के अलावा कुछ ना दूंगी। अब देखती हूँ यह और क्या सूखे भूसे के अलावा और क्या खाते हैं। वही हुआ। चाकर को ताकीद दी गई कि सूखे भूसे के अलावा उसे उन दोनों बैलों को कुछ ना दिया जाए। उन दोनों ने जैसे ही नाद में मुंह डाला, उन्होंने सूखा भूसा पाया। सूखा भूसा पाते ही उन्होंने जैसे ही खाया, उन दोनों को वह फीका फीका सा लगा। बिना किसी चिकनाहट के, बिना किसी रस के, और खाएं भी क्या। वे दोनों द्वार की तरफ ताकने लगे। झूरी अपने चाकर से बोला, थोड़ी खाली क्यों नहीं डाल देता। मजदूर बोला, मालकिन मुझे मार डालेगी। अरे चुराकर डाला। मजदूर बोला, ना दादा, पीछे से तो तुम उनकी ही कहोगे। हीरा ने कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने कहा, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बहुत मार पड़ेगी। हीरा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही पड़ेगी। इतने में ही गया दो आदमियों के साथ चला आ रहा था। दोनों आदमियों के हाथों में लाठी थी। इतने में मोती उन्हें देखकर बोला, कहो तो मैं थोड़ी मजा दिखा दूं, लाठियां लेकर आ रहे हैं। इतने में हीरा ने कहा, ना भाई, खड़े हो जाओ। इतने में मोती फिर बोला, मुझे मारा तो मैं मार दूंगा। हीरा बोला, नहीं भाई, हमारी जात का यह धर्म है ही नहीं। मोती गया आया और दोनों को लेकर घर चलने लगा। कुशल है कि उसने मारपीट नहीं की, वरना मोती पलटवार कर देता। आज फिर सूखा भूसा डाला गया। घर के सभी सदस्य खाना खाने लगे। इतने में ही एक छोटी सी लड़की 2 रोटियों के साथ बाहर निकली। उसने उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई।
वह उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। इतने में ही एक बैल बोला, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। यहाँ एक रोटी से उनकी भूख कहाँ शांत होनी थी, पर एक रोटी ने उनके हृदय की भूख जैसे मिटा ही दी थी। यह लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए उसे बैलों से लगाव था। इसलिए उसे बैलों के साथ लगाव था। दिन भर वह दोनों बैल जोते जाते। संध्याकाल उन दोनों को थान पर बांध दिया जाता और वह लड़की रोज 2 रोटी डाल जाती। दोनों के रोम रोम में विद्रोह भर गया था। पर उस लड़की के रोटी देने का बैलों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस प्रेम के प्रसाद की बरकत थी कि वह दोनों बैल कमजोर ना हुए और वे दोनों बैल 2-2 गाल सूखा भूसा भी खा जाते थे। दोनों के रोम रोम में विद्रोह भर गया था। एक दिन मोती बोला, अब नहीं सहा जाता हीरा, लेकिन जानते हो लड़की जो हमें एक एक रोटी खिलाती है वह मालिक की बेटी है। वह अनाथ हो जाएगी तो उसकी माँ को मार दूं? वह उसे रोज मारती है हीरा, पर हमें औरत धर्म पे हाथ उठाना मना है। वह दिन भर जोत जाते, डंडे खाते, अड़ते और संध्या को अपने अपने थान पर बांधे जाते। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि वह दोनों 2-2 गाल भूसा खाकर भी जीवित रह जाते। उन दोनों के रोम रोम में विद्रोह भर गया था। एक दिन मोती मुख भाषा में बोला, अब नहीं सहा जाता। हीरा बोला, लेकिन जानते हो वह लड़की जो हमें एक एक रोटी खिलाती है वह मालिक की बेटी है। वह अनाथ हो जाएगी। मोती बोला, तो उसकी माँ को मार दूं? वह तो उसे रोज मारती है। इस पर हीरा बोला, पर औरत जात को सींग मारना हमारे धर्म में नहीं है। मोती बोला, तुम तो निकलने ही नहीं दे रहे हो। रस्सी तुड़ाकर भागे? इस पर हीरा बोला, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, पर क्या यह मोटी रस्सी टूटेगी? पहले चबा लो, फिर टूट जाएगी। जैसे ही वह लड़की रोटियां खिलाकर गई, फिर दोनों ने रस्सियाँ चबाना शुरू कर दिया, पर वह रस्सी तो मुंह में आ ही नहीं रही थी। जब भी वह जोर लगाते और जोर लगाकर वे रह जाते। हीरा, कुछ उपाय सोचो। संध्या हुई। इतने में वह लड़की घर से निकली। दरवाज़ा खोलकर वह लड़की निकली। उसने कहा, मैं तुम दोनों को खोले देती हूँ और जल्दी से तुम दोनों भाग जाओ। वे दोनों हाथ चाटने लगे। लड़की ने माथे पर हाथ फिराया। घर में दोनों बैलों के नाक में नाथ डालने की बात हो रही थी। उसने जल्दी से दोनों के गरां खोले। इतने में मोती बोला, अरे चलते क्यों नहीं? हीरा बोला, चले तो, पर भोर इस लड़की पर आफत आएगी। इतने में लड़की चिल्लाने लगी, फूफा,
बैल भाग रहे हैं। दादा दादा जल्दी भागो। फड़फड़ाकर बाहर निकला गया फड़फड़ाकर बाहर निकला और पकड़ने चला। पीछा करने चला और फिर कुछ आदमी लेने को दौड़ा। शोर मचाया तो थोड़े गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसके साथ बैलों को पकड़ने के लिए चलने को तैयार हो गए। इतने में बैलों को भागने का मौका मिल गया। वे दोनों भूल ही गए थे कि कौन सा मार्ग है और किस मार्ग से वे आए थे। इतने में नए नए गांव आए, नए नए रास्ते आए, नए नए खेत पड़ने लगे, नए नए गांव पड़ रहे थे। इतने में मोती बोला, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। वे दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो गए। हीरा बोला, लगता है अब सच में रास्ता भूल गए हैं। मोती बोला, तुम भी भागे, अरे वही मार गिराना था। उसे मारने पर हमारा धर्म टूटता। हम भला अपना धर्म क्यों तोड़े? उसने तो अपना धर्म तोड़ ही दिया। वे दोनों भूख से व्याकुल थे। उन्होंने उस खेत में मटर खड़ी देखी तो वह दोनों मटर चरने लगे। पर वह रह रहकर आहट भी ले रहे थे। और अब वे दोनों पेट भरकर खा लिया और अब आज़ादी महसूस करने लगे और छलांगे भी मारने लगे। दोनों ने डकार ली, फिर सींग लड़ाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। हीरा को कई कदम पीछे मोती ने हीरा को सींग लड़ाते कई कदम पीछे खाई में गिरा दिया। इतने में हीरा को गुस्सा आ गया। मोती ने देखा तो वह किनारे हट गया। अब क्या दोनों बगले झांक रहे। इतने में उन्होंने देखा कि एक हाथी जैसा सांड उनकी तरफ चलता आ रहा है। वह एक भयंकर सूरत वाला सांड है। इतने में मोती बोला, बुरे फंसे, भाग चले। हीरा बोला, अपने घमंड में बोला है, भागना कायरता है। मोती बोला, तो तुम मरो, मैं तो 9-2-11 होए लेता हूँ। तुम मरो, मैं तो 9-2-11 होए लेता हूँ। और जल्दी, अगर रुकना है तो जल्दी से कोई उपाय सोचो, वरना तुम भी भाग चलो। अब तो एक ही उपाय है, मैं पीछे से वार करूँगा और तुम आगे से वार करना। इतने में वह हार जाएगा। दोनों दोनों अपनी जान हथेली पर रखकर उससे लड़ने चले गए। पर उस सांड को तो एक के साथ मल्लयुद्ध करने की आदत है। मोती ने एक ओर से हीरा ने दूसरी ओर से वार करना प्रारंभ कर दिया। पर सांड तो चाहता था कि वह एक एक करके दोनों को गिराए। पर वह हीरा और मोती तो उस्ताद थे। उन लोगों ने सांड को एक भी मौका ना दिया।
एक बार सांड ने हीरा को मारना चाहा। इतने में ही मोती ने पीछे से उसकी बगल में सींग मार दिया। जब वह सांड पीछे मुड़ा मोती को मारने के लिए, तब हीरा को क्रोध आ गया और हीरा ने दूसरी तरफ से उसकी बगल में सींग घुसेड़ दिया। इतने में ही सांड जख्मी होकर भागने लगा। हीरा और मोती ने उसका पीछा किया बहुत दूर तक। इतने में ही वह सांड गिर पड़ा और उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों विजय के नशे में झूमने लगे। मोती, जान चाहती, अगर मैं चाहता तो जान से ही मार देता, गिरे हुए पर सींग नहीं मारते। मोती बोला, अब घर कैसे चले? हीरा, खा ले फिर सोचे। इतने में मोती खेत में घुस गया, पर हीरा मना करता रहा कि मत जाओ। इतने में हीरा किनारे खड़ा रहा और मोती घुसकर खाने लगा। मोती ने दो चार मटर ही खा पाई होगी कि इतने में ही दो आदमी लाठी लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे और दोनों ने उन्हें घेर लिया। हीरा तो मेढ़ी पर खड़ा था तो वह निकल गया, पर उसने जब देखा कि मोती खेत में है और कीचड़ में उसके पैर धंस रहे हैं, वह भाग नहीं सकता। इतने में ही उन दोनों आदमियों ने मोती को पकड़ लिया। हीरा ने जब उसके मित्र को विपत्ति में देखा, तब हीरा पीछे पलटा और मोती के साथ खड़ा हो गया। फिर उन दोनों आदमियों ने उन दोनों बैलों को कांजी होश में डाल दिया। यह उनके साथ साबिका ही हो रहा था कि पूरा दिन बीत गया और दोनों ने चारे का एक तिनका तक नहीं खाया था। उन दोनों को समझ नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था, पर यहाँ कई सारे जानवर थे। यहाँ कई भैंसें, कई बकरियाँ थीं और कई गधे भी थे, घोड़े भी थे, पर उन सबके सामने एक चारा का तिनका भी ना था। वे सब मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे। वे सारे इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन लोगों से उठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों बैल कांजी होश के दरवाजे की तरफ देख ही रहे थे कि उन्हें कोई चारा लाता हुआ दिख जाए, पर उन दोनों को क्या मिलना था जब अन्य जानवरों को कुछ ना मिला। तब उन लोगों ने दीवार की मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। उससे उन्हें कहाँ तृप्ति मिलने वाली थी। संध्या हुई, भोजन ना मिला तो हीरा बोला, संध्या हुई, दोनों को भोजन ना मिला। हीरा बोला, अब नहीं रहा जाता मोती, लगता है प्राण निकल जाएंगे। मोती बोला, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, आओ दीवार तोड़ दे। हीरा, मुझसे तो अब कुछ ना होगा। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की कच्ची दीवार, वह दीवार मिट्टी से बनी हुई थी। मोती ने अपना सींग दीवार में गड़ाया और जोर लगाया। मिट्टी का एक चिफरा नीचे गिर गया। फिर उसका साहस बढ़ गया। वह दौड़ कर मारने लगा और मिट्टी गिराने लगा।
इतने में ही वहाँ बाड़े का चौकीदार लैंटर्न लेकर आया। उसने यह दृश्य देखा तो उसने मोती को एक मोटी रस्सी से बांध दिया और मोती की बहुत मार लगाई। हीरा बोला, आखिर मिला क्या? इतनी मार खाने के बाद भी मिला तो सिर्फ बंधन। मोती बोला, चाहे जितने बंधन मिलते रहे पर जोर तो मैं लगाऊंगा। कुछ परवाह कुछ करके भी मरना है और कुछ ना करके भी मरना ही है। मोती बोला, सोचो कि अगर दीवार खोद दी जाए, इतने जानवर बंधु हमारे भाई समान, ये सारे 2-4 दिन और बंद रहे तो मर ही जाएंगे। हीरा, बात तो सही है। अच्छा तो लाओ मैं ही कुछ जोर लगाकर देखूं। इतने में हीरा ने जोर लगाया कि मिट्टी एक हाथ गिर गई। 2 घंटे बाद दीवार आधी गिर गई, एक हाथ गिर गई, जिससे कि उसका साहस और बढ़ गया और उसने दुगनी दम से दीवार में जोर लगाया, जिससे कि आधी दीवार गिर गई। दीवार के गिरते ही जानवरों में कंप मच गया और तीनों घोड़ियां झटपट भाग गईं, बकरियां भी भाग गईं, भैंसें भी भाग निकलीं, पर 2 गधे वहाँ जो के तो ही खड़े रहे। उनसे जब पूछा गया कि तुम दोनों क्यों खड़े हो, तो वे बोले, फिर पकड़ गए तो बैल बोले, अभी भागने का अवसर है तो भागोगे नहीं क्या? वह गधे बोले, हमें डर लगता है, यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात तक वे दोनों वैसे ही खड़े रहे। यहाँ मोती हीरा की रस्सी खोलने में ही लगा रहा। हीरा बोला, चले जाओ तुम, कहीं तुम्हें पकड़ लिया तो बहुत मार पड़ेगी। मोती आंसू लेकर बोला, हाँ, अब तुम विपत्ति में हो तब मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। मैं ऐसा स्वार्थी दोस्त नहीं हूँ। मैं और तुम इतने दिन एक साथ रहे हैं। हीरा बोला, चले जाओ, बहुत मार पड़ेगी। मोती गर्व से, जिस अपराध से बंधन मिला, मुझे मार की क्या चिंता। मोती ने सींग मारकर दोनों गधों को बाड़े के बाहर कर दिया। इतने में हीरा बोला, चलो अच्छा रहा, जो जानवर आज़ाद हुए हैं कम से कम वह तो आशीर्वाद देंगे। हीरा के पास आकर सो गया। सुबह हुई, मुंशी और कर्मचारियों में खलबल मच गई। बस इतना समझ लीजिए कि मोती की खूब मार हुई और मोती को दुगनी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 हफ्ते बाद दोनों 1 हफ्ते तक बंधे रहे। चारे का एक थड़ भी न डाला गया। हाँ, बस पानी दिखा दिया गया। यही आधार चलता रहा। वे दोनों कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा भी ना जा रहा था। उनकी चमड़ी पर ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन दोपहर के समय बाड़े के बाहर डुग्गी बजने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे। वे दोनों निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। उन दोनों को
आदमी देखता और उनकी शक्ल देखकर इनकार कर देता था और बोलता था कि ऐसे मृतक बैल कौन खरीदेगा। कि अचानक वहाँ एक लाल रंग वाला कठोर घड़ियाल आया। उसने उन दोनों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी से बातें करने लगा। दोनों के दिल कांप उठे। पता नहीं यह कौन है और हमें क्यों टटोल रहा है। उन दोनों ने उसे भीत नेत्रों से देखा और सर झुका लिया। क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा क्यों भागे हम गया के घर से। झूरी सेंट बोथ ऑक्सन। असद्रा से मोती बोला, what oxen were feeling while going with गया। What oxen wanted to ask to Jhuri why they ran from Gaya's house. What discrimination oxen faced at Gaya's house at last. Who took both of them where. What happened with oxen. How many times oxen ran from place to place and from where. Where oxen found at last. How many animals were there in fenced field. Where they eat peace. Whom they found coming to themselves. Who took over oxen at last. What do you get from story according to you. What discrimination faced by oxen nowadays. Why there is difference between animals variety. Why people not treat animals well. Why people always try to keep animals in harsh conditions. What was the work of oxen on Jhuri's field. What was the name of Jhuri's brother-in-law. What was the name of Jhuri's brother-in-law. Thank you. खेत में चल रहा है, वे उछल रहे हैं, कोई आनंद में पंगुर करता दिख रहा है। इतने में ही उन दोनों को बारह परिचित लगी। उन दोनों की चाल तेज हो गई। वे दोनों कहने लगे कि गया इसी रास्ते से हमें ले गया था। वही गांव पड़ने लगा। इतने में ही हीरा बोला, अपना घर आ गया, देखो ना, ये वही कुआं है जिससे हम जल पुरते थे। मोती बोला, हमारा घर नज़दीक है। हीरा बोला, भगवान की दया है, पर क्या हमें यह घड़ियाल जाने देगा। इसे मैं मारता हूँ। मोती बोला, नहीं, अपने स्थान पर चलो, हम वहाँ से हटेंगे ही नहीं। झूरी का घर पड़ा और वे दोनों अपने अपने स्थल पर खड़े हो गए जाके। घड़ियाल भी उनके पीछे पीछे गया। झूरी अपने घर के बाहर धूप खा रहा था। वह उनको देखते ही दौड़ा और उन्हें खुशी से गले लगा लिया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे दोनों झूरी के हाथ चाटने लगे। घड़ियाल ने रस्सी पकड़ी और खींचना चाहा। इतने में झूरी बोला, यह मेरे बैल हैं। घड़ियाल बोला, तुम्हारे कैसे, मैंने नीलामी में खरीदे हैं। झूरी बोला, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, चले जाओ यहाँ से, वरना जाकर थाने में रपट कर दूंगा। यह मेरे बैल हैं और इसका यह सबूत है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। घड़ियाल ने ज़बरदस्ती उन दोनों को खींचना चाहा कि इतने में मोती को गुस्सा आ गया और मोती ने अपने सींग दिखाना शुरू किया और घड़ियाल की तरफ बढ़ने लगा कि घड़ियाल पीछे हटता गया और मोती ने उसे भगाया और गांव के बाहर जाकर खड़ा हो गया। घड़ियाल उससे दूर खड़ा हुआ। मोती हुंकारने लगा कि घड़ियाल उसे दूर से खड़ा गाली तथा धमकी देने लगा और उसने पत्थर भी फेंके। मोती वहाँ तब तक खड़ा रहा तो घड़ियाल वहाँ खड़ा ही रहा। जब घड़ियाल वहाँ से भाग गया तब मोती भी अपने घर लौट आया। यह पूरा दृश्य खूब अच्छे से देख रहे थे और हंस रहे थे। जब घड़ियाल गांव से दूसरे गांव पहुंच गया
तब मोती अपने घर वापस आ गया। हीरा बोला, मैं तो डर ही रहा था कि कहीं तुम उसे मार ना दो। मोती, अगर फिर आया तो मार ही डालूंगा। हीरा, हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि हम इतने सीधे हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों की नाद में भूसा, चोकर और चूनी मिलाई गई। दोनों खाने लगे और पास खड़े लड़के पूरा तमाशा देख रहे थे। इतने में ही मालकिन घर से निकली और दोनों को चुन लिया। क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा बनाए गए। When jury sent both oxen, what oxen were feeling while going with Gaya? What oxen wanted to ask to jury why they ran from Gaya's house? What discrimination oxen faced at Gaya's house at last? Who took both of them where? What happened with oxen? How many times oxen ran from place to place and from where? Where oxen found at last? How many animals were there in fenced field where they eat peace? Whom they found coming to themselves? Who took over oxen at last? What do you get from story?